बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रविवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लग गई। राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के साथ ही तय हो गया कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में इस बार बड़ा बदलाव किया है और जगदीप धनखड़ जैसे मुखर राजनेता की जगह अब सौम्य और समावेशी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी देने का फैसला किया। बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर अंतिम मोहर लगाई है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कई राज्यों में उन्होंने काम किया है। खांटी स्वयंसेवक माने जाते हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उनका तमिलनाडु से खास कनेक्शन भी है, जहां अगले कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि पीएम मोदी ने उनके बायोडेटा में ऐसा क्या देखा, क्यों उनके ही नाम पर मोहर लगी है, रेस में और कौन कौन से नाम शामिल थे, उपराष्ट्रपति बनने की राह में क्या विपक्ष का साथ राधाकृष्णन को मिल पाएगा, और अगर सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ नवभारत टाइम्स पर। आज पॉलिटॉक में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे नवभारत टाइम्स के राजनीतिक संपादक, पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र नाथ मिश्र सर के साथ। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। सीधा सवाल तो सर यही है, बिना लाग लपेट के, बिना और ज्यादा भूमिका बांधे हुए, आखिर सीपी राधाकृष्णन ही क्यों? तो लाग लपेट के साथ इसका आंसर तमाम जो चीजें हो रही हैं, वो जो सामने आपने जो कही, दक्षिण से हैं, चुनाव है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे जो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं धन का फैक्टर भी है। वो कैसे? ऐसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपने ही इनका बैकग्राउंड कहा, ये खांटी आरएसएस और एक जो कंप्लीटली जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड आदमी है, बीजेपी ने उसको पिक किया। दक्षिण के हैं, लेकिन दक्षिण के अलावा ये काफी कमिटेड लोग भी हैं। जब तमिलनाडु में कोई आरएसएस को पूछने वाला नहीं था, उस समय से ये जुड़े हुए हैं, 2 बार सांसद रहे हुए हैं। और आप धनखड़ के बारे में जानते हैं कि वो पुराने समाजवादी थे, बाद में चीजें बदली। वो तो तो कई पार्टियों में रहे हैं। कई पार्टियों में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और उसका जो प्रतिफल अंत में जो रिजल्ट रहा, वो आपने देखा कि बहुत ही एक बिटर एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसे पद पे जब आप देख रहे होंगे कि जब कई बार खबरें चली थी, क्या चुनाव को देखते हुए क्या जेडीयू को पद मिलेगा, क्या अपने सहयोगी को देगी पद। तो मुझे लगता है कि एक तमिलनाडु तो है, और सबसे सेफ खेलते हुए आइडियोलॉजिकल कमिटेड आदमी की जरूरत, जो मुझे लगता है कि अब ऐसे पदों पे अब राष्ट्रपति में भी आगे देखेंगे। हुआ भी इससे पहले जो अभी जो भी है, तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह से एक जो होता है ना कि जो जब झटका लग जाता है तो एक वो भी बैक ऑफ माइंड में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके सिलेक्शन में वो फैक्टर भी मुझे दिख रहा है। नरेंद्र सर, हमारे व्यूअर्स के लिए हम अंदर की कहानी जानना चाहेंगे। रविवार को जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, ये हम सभी जानते हैं कि आज की बीजेपी में किसी पद के लिए अगर किसी का नाम चलता है तो ये मान लीजिए कि 100% उसका नाम की घोषणा होने वाली नहीं है। महिला उपराष्ट्रपति होंगी, ये भी चर्चा हुई थी। सवाल ये कि कल की हुई बैठक से पहले सत्ता के गलियारों में क्या कुछ चर्चा चली थी? किस किस के बीच में फोन कॉल घनघनाए? क्या कुछ बात हुई? सूत्रों से क्या जानकारी मिलती रही आपको? कौन कौन इस रेस में था? किसका पत्ता किस तरह से, किस वजह से कटा? देखिए, उसमें जो ये चीजें धनकर के हटते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन है, ये सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि धनकर के अचानक स्थिति के बाद बहुत ही रेयर स्थिति में ये चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है कि नॉर्मल इलेक्शन बड़ा सुखद स्थिति नहीं है। ये जब भी इलेक्शन की चर्चा होगी तो बीजेपी के अंदर वो धनकर का फैक्टर भी सामने आएगा। तो ये क्लियर ये चल रहा था कि इस बार जो भी नाम होगा वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड और बीजेपी के हार्डकोर बैकग्राउंड का ही आदमी कोई होगा। और जहां तक नाम चल रहा था, तो कई सारे, जब प्रकाश जावड़ेकर का बहुत दिनों के बाद नाम चला था, सुरजीत सिंह का नाम चला था, शेषाद्री चारी का नाम काफी चला था। तो इस तरह के कई सारे नाम सामने चल रहे थे। सरदार हरदीप सिंह पुरी का भी नाम चला था। क्योंकि ये लोग आप देख रहे होंगे, ये अभी भी ये है कि लोग इस और उपराष्ट्रपति और साथ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो दोनों को लोग जोड़ के देख रहे थे। इस 2 पद के बहाने ये कंप्लीटली रिस्ट्रक्चरिंग सरकार की भी हो सकती है। लोग उस तरह से जोड़ रहे थे। क्या
दोनों पद सरकार के लोग से ही निकल के सामने आ जाएंगे। कहीं हाँ, जगह लोगों ने जेपी नड्डा तक का नाम चला दिया, तो अब देख रहे हाँ, हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ कॉमन फैक्टर था कि ये सभी मान के चल रहे थे। बीच में आपने देखा होगा एक दिन खबर आ गई थी कि सारे बीजेपी नेताओं की मीटिंग रामनाथ ठाकुर के यहाँ हो रही है और हम्म, लोग छोड़ दिया उसे कि कर्पूरी हम्म, ठाकुर के बेटे हैं, पिछड़ी जाति के हैं, बिहार में बिल्कुल, चुनाव है। बिल्कुल, इससे बड़ा सिंबोलिज़्म नहीं हो सकता है। खैर हाँ, वो खबर गलत भी थी, कर्पूरी ठाकुर के यहाँ राजनाथ ठाकुर के यहाँ मीटिंग नहीं थी, उनके बगल वाले घर में मीटिंग थी, अलग वो हाँ, अलग। लेकिन कहीं न कहीं नाम चली थी, ये रामनाथ, बात थी कि जी, टीडीपी के किसी नेता को मिल सकता है ये पद। हाँ, बीजेपी ये अपने सहयोगी को एक गुडविल जेस्चर में ये पद दे सकती है। हाँ, लेकिन हाँ, बाद में जब इनर सर्किल से ये खबरें, नाम भले खुलासा नहीं था, लेकिन ये क्लियर सिग्नल था कि जो भी नाम होगा वो खाँटी आदमी होगा। जी। दो बातों का आपने जिक्र किया, ये जानकारी आपसे लेना भी बेहद दिलचस्प होगा। पहली बात ये कि मौजूदा एनडीए सरकार टीडीपी और जेडीयू के बड़े समर्थन से चल रही है। बीजेपी के पास क्या जेडीयू की तरफ से या टीडीपी की तरफ से किसी तरह की डिमांड आई थी? दूसरा सवाल इसी में मैं और जोड़ता हूं कि आपने बताया कि खांटी स्वयंसेवक के तौर पर मैंने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ये बात कही। क्या ये माना जाए कि राधाकृष्णन जी का नाम आरएसएस की तरफ से आगे किया गया है, जिस पर बीजेपी ने मोहर लगाई है? दोनों चीजों का सवाल था, जवाब। पहली बात कि अगर ऑब्वियसली अगर जेडीयू को पद मिलेगा तो बुरा तो नहीं लगेगा, किसी सहयोगी को मिल जाए उपराष्ट्रपति तो क्या ने बुरा लगेगा। डिमांड की थी क्या? लेकिन डिमांड मुझे नहीं लगता डिमांड थी कभी भी, और उनके ऑलरेडी उपसभापति थे। हाँ, एक ये था कि क्या वो जो अभी उपसभापति हैं इन्हीं को प्रमोट कर दिया जाएगा, चूँकि लंबे समय से इनका रहा है, बीजेपी में इनकी ठीक-ठाक थी, हरिवंश जी नहीं, का। लेकिन हरिवंश जी के बारे में तो यही कहा जाता है ना कि वो भले ही जेडीयू से आए हैं चुनकर, लेकिन वो लेकिन वो बीजेपी तो के हैं, तो चूँकि उन्हें याद होगा पिछले इलेक्शन में उनको पीएम ने एक जेपी के रूप में प्रोजेक्ट किया था, वो धरने पर हाँ, बैठे थे, चाय वाले के लेकर पीएम ने उन्हें भिजवाया था। तो ये हाँ, सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन और टीडीपी की ओर से कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। टीडीपी का ओके, ऊपर क्लियर होता है, वो चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स बहुत ही क्लियर होती है। और ये हाँ, आप हाँ, मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू अगर कुछ माँग लें, तो उन्हें मिलेगा हाँ, ही मिलेगा, ये भी आप समझ लें। हाँ, कि हाँ, चंद्रबाबू ने अभी भी देखा होगा जगन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हाँ, और इवन धनखड़ के बारे में जब कई सारे जो गॉसिप आए तो ये भी आ रहे थे कि धनखड़ बात कर रहे थे नायडू से। तो वो हुँ, दक्षिण के राजनीतिक दलों की जो एक अलग राजनीति होती है। और हुँ, जो जो सवाल था आपका कि क्या ये इसके पीछे संघ का माना जाए, तो हुँ, ऑब्वियस है कि संघ अब जब नंबर्स, ये बात तो फैक्ट है कि ये एक कलेक्टिव चाहिए, इसमें नंबर्स चाहिए। हुँ, नंबर चाहिए तो एक सक्षम सिर्फ एनडीए का अपना नहीं, कुछ जो बीजेडी या कई सारे जब अब नंबर चाहिए होते हैं। तो बीजेपी हुँ, के पास वो लग्ज़री नहीं है कि सीधे बिना किसी विचार के या बिना किसी कंसल्टेंसी के आप नाम कर लें, वो लग्ज़री इस बार नहीं है। वो पिछले इलेक्शन में ज़रूर हुँ, था, इस बार नहीं है। तो ये एज़्यूम किया जा सकता है कि वो संघ की सहमति होगी ही होगी। लेकिन इसमें एक हुँ, और बात जोड़ लीजिए, लोग तमिलनाडु से पूछ रहे हैं क्यों? अ, हुँ, दक्षिण से क्या, कितना इसका राजनीतिक लाभ होगा? मुझे हुँ, देखिए इस आप अगर गौर करेंगे तो ऑब्वियसली कि अभी अगले साल इलेक्शन है तो उसे उसे जोड़ के देखा जाएगा, और जो स्वाभाविक हुँ, बात भी है, होता भी है। उसमें आप हुँ, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप पिछले कुछ सालों का देखें तो मुझे एक पीएम नरेंद्र मोदी का कहीं न कहीं उनका एक तमिलनाडु के प्रति बड़ा जुनून लगता है। वो एक हुँ, बहुत इसको लेकर वो तमिलनाडु में बीजेपी का फुटनोट बढ़ाने के लिए, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे एक होता है हुँ, ना कि किसी आदमी के लिए एक 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 किसी बैट्समैन के लिए होता है कि लॉर्ड्स में सेंचुरी मारना बड़ा मेरे लिए हुँ, कैरियर का है। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक तमिलनाडु में एक करना, आप एक छोड़ दीजिए उपराष्ट्रपति। आप हुँ, देखिए लगातार जब लोकसभा का जो चुनाव था, कई सारी बात हो रही है। ये सबको पता है कि कि तमिलनाडु में बीजेपी का वो प्रेज़ेंस नहीं है, इतना मजबूत हुँ, प्रेज़ेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी दूसरे स्टेट से कम रैलियाँ अगर 6 महीने की स्पैन देखें तो सबसे ज़्यादा रैली तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने की थी। और तो एक दिलचस्प जानकारी यहाँ पर मैं भी दे दूं व्यूअर्स को, अगर कुछ आपको लगे तो उसमें सुधार कर सकते हैं प्लीज, कि आर वेंकट रमन राष्ट्रपति भले ही तमिलनाडु से बने हो, लेकिन उपराष्ट्रपति अभी तक तमिलनाडु राज्य से कोई भी नहीं आए हैं, और अगर ये चुने जाते हैं तो ये पहले उपराष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य से आने वाले होंगे।
जी, और आप देखेंगे जैसे पीएम का कह रहे थे कि तमिलनाडु में कितनी रैलियाँ की। आप देखिए काशी तमिल समागम प्रोग्राम कितने बड़े स्केल पे होता है उसमें। कितने भागीदारी होती है। इवन जब राम मंदिर जैसा प्रोग्राम हुआ, तो उसमें आप देखेंगे अयोध्या से तमिलनाडु को जोड़ने की कितनी कोशिशें हुई। और आप अगर सिंगोल का ही प्रकरण देखिए ना, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था उस दौरान। उद्घाटन हुआ, वहाँ हुआ। इवन राम मंदिर, राम की जो मूर्ति है, अगर आप देखेंगे तो वो दक्षिण से, वो तमिलनाडु से लाई गई है। वो राम का जो कांसेप्ट होता है, जिसमें ब्लैक स्टोन में होता है, वो यूजुअली तमिलनाडु में ज़्यादा उसमें होता है। तो कहीं न कहीं ये रहा है कि तमिलनाडु के प्रति एक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह कि इस स्टेट में मुझे ये एंट्री लेनी है और एक्सेप्टेंस करनी है। वो कहीं न कहीं वो फैक्टर यहाँ पे जो एक हिडन है, वो भी फैक्टर वो काम किया है। बिल्कुल। और अब ये बताइए सर, विपक्ष तो अपना उम्मीदवार रखेगा ही साफ तौर पर। बिल्कुल और रखेगा, दूसरी बात बिल्कुल ये, रखेगा। जब वोटिंग होगी, तो क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि राधाकृष्णन जी को विपक्ष के वोट मिल जाएं? कितना साथ मिल सकता है विपक्ष का उनकी पृष्ठभूमि को लेकर, जहां से वो आते हैं उसको लेकर, और बाकी समीकरणों को लेकर? देखिए इसमें एक 2 बड़ा पहलू ये हैं। मैसेजिंग ये भी होगी सर। देखिए दूसरा जो पहलू जिसमें दक्षिण की बाकी जगन हो या हम्म केसीआर की पार्टी है, उनका तो पता नहीं वो लोग फ्लिप-फ्लॉप। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर डीएमके की राजनीति देखिए, वो इन हाँ, सिंबल में नहीं पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि वो एआई टीम की भी अलग हो चुकी है। हाँ। हाँ, लेकिन एआईडीएमके का के साथ अलायंस की बात हो रही है और आपको बता दें कि अगर एआईडीएमके और बीजेपी के बीच में अलायंस की जो पहली जो दरवाजा जो खुली है, वो इन्हीं के कारण खुली है। उपराष्ट्रपति जी ने, अच्छा। संभावित उपराष्ट्रपति। तो ये रहे हैं, इनका विंडो खोलने वालों में से इनका एक योगदान रहा है। तो एआईडीएमके से इनके बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, नंबर हाँ। 1। और डीएमके इन सब सिंबोलिज्म पे नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा। डीएमके की अलग पॉलिटिक्स होती है। वो आप देखेंगे वो बहुत इस मामले में जब कलाम का हुआ था शायद सब्जेक्ट टू बी करेक्शन, शायद कलाम में भी वो सपोर्ट में नहीं थी शायद। हम्म तमिलनाडु के राष्ट्रपति थे लेकिन वोट नहीं दिया था। हम्म हाँ, अब ये है कि अगर वो समर्थन नहीं देंगे, तमिलनाडु के हैं तो उनका एग्ज़िट रूट क्या होगा? हम्म तो अब जब एग्ज़िट रूट में है तो अभी आज रात तक शायद क्लियर हो जाना चाहिए या कल सुबह तक। जैसे कई सारे नामों में त्रिची शिवा का भी नाम सामने आ रहा है। तो हम्म जब जब चूँकि हारना ही है, जब देखिए नंबर एनडीए के साथ है, इसमें कोई दो राय हम्म नहीं अनलेस अंटिल एनडीए में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो वो अपने वोट लेकिन से कैंडिडेट का नाम लाकर विपक्ष एक मैसेजिंग जरूर करना देना वो चाहिए। लड़ेगी, लड़ेगी और नंबर इस बार ठीक, जब पिछली बार और नंबर कम थे और विपक्ष भी बिखरी हुई थी, तब भी वो नाम के साथ आए थे, तो इसीलिए इस बार वो आएँगे नाम के साथ। अब डिपेंड करेगा कि वो क्या वो डीएमके या दक्षिण काउंटर दक्षिण से करेंगे या हम्म जो एक जो बीजेपी करती थी ये सरप्राइज़ देते हुए कोई बिहार से कोई ऐसा नाम उठा के ले आती चुनाव के सामने है, तो जेडीयू हम्म जैसे लोगों को दिक्कत हो जाएगी या यूपी के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अभी क्या इस राजनीतिक कौशल की लड़ाई में, इस नैरेटिव की लड़ाई में क्या विपक्ष चौंका पाएगा? क्योंकि अभी तक जो हम देखा हम लोगों ने इन सब चीज़ों में विपक्ष चौंका नहीं पाता है, कोई ऐसा नाम नहीं दे पाता है जो सरकार को असहज करती हो, अभी तक आपने देखा हो। तो पिछले इसीलिए बार ही देख लें हम यशवंत हाँ, ये सिन्हा। कई बार अभी तक देखेंगे तो इस मामले में स्वाभाविक है चूँकि कई सारी पार्टियों का फैसला होता है, वो एक आदमी का फैसला होता नहीं है, ना एक दल का फैसला होता है। अब जैसे त्रिची सेवा का हो रहा है, अगर त्रिची सेवा का नाम दे देते अगर सामने आता है, तो वो भी मेन स्ट्रीम के सांसद हैं, उनकी इमेज भी ठीक है, उनकी इंडिविजुअल आउटरीच ठीक-ठाक है और उसमें चूँकि सिर्फ एमपीज़ वोट करते हैं, तो एक नाम ठीक हो सकता है, वो ऐसा थोड़ा नाम बताइए त्रिची शिवाजी के बारे में और। ऋषि सिवा डीएमके के सांसद हैं, लोग राज्यसभा में हैं, काफ़ी पुराने हैं और दक्षिण तमिलनाडु में ठीक-ठाक पॉपुलर माने जाते हैं। तो उनके आने से डीएमके के लिए तो दुविधा खत्म हो जाएगी, जो कम से कम उनकी कोई दुविधा होगी। तब फिर दुविधा सामने वाले नहीं, बाकी तो क्या पिछली बार टीएमसी ने ये जानते हुए कि जीत नामुमकिन है, यशवंत सिन्हा को आगे बढ़ाया, और डीएमके भी क्या उसी राह पर रास्ते पर चलेगी आगे हारने के लिए? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ देखिए, वो डीएमके कम से कम डीएमके को ये दिखाएगी कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, उनके कैंडिडेट के साथ नहीं है और यहाँ चूँकि बी इनके लिए थोड़ी सुविधा भी है कि ये तो एस्टेब्लिश्ड बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल रहे भी नहीं हैं। तो हम्म जब वो इसीलिए और डीएमके जहाँ तक डीएमके की पॉलिटिक्स हम लोगों ने देखी है, वो डीएमके इन सब चीज़ों में बड़ा वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करती है।
जैसे, और ये दुविधा ज़्यादा हिंदी बेल्ट के राजनीतिक दलों में ज़्यादा होती है पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने की। तो मुझे नहीं लगता है कि कैंडिडेट हो नहीं हो, वो किसी भी सूरत में डीएमके एनडीए के कैंडिडेट के साथ जाएगी। मुझे फिलहाल उसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर दिख रही है। लेकिन राजनीति समझ रहे हैं कि लास्ट में कब क्या फैसला हो जाए। नहीं, कांग्रेस अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारने पर विचार कर रही है, नहीं, या वो कुछ इंडिया नाम चल रहे गठबंधन हैं का कांग्रेस होगा। में भी? इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। अब इंडिया में अगर कोई कांग्रेस का नाम कहा जाएगा तो हो सकता है ये भी चर्चा चलेगी कि सब मिलके एक नॉन पॉलिटिकल एक कोई अच्छे एकेडमिशियन या किसी ऐसे आदमी को उतारे जहाँ पे सबके लिए विंडो हो, सरप्राइज कर सके। ये भी एक चर्चा चल रही है। लेकिन चर्चा चलना एक जगह पे, लेकिन वो ऐसा नाम मिलना अपनी जगह पे। आप नाम ही नहीं जी। ऐसा लाएंगे जो इंस्पायर कर सके। तो फिर कोई कलाम जैसा कोई नाम आप ले आएँगे मान लीजिए, तो एक तब बात बनती है। अगर आप हाँ। भले हैं, लेकिन आप जैसे पिछली बार यशवंत सिन्हा को उतारा था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यशवंत सिन्हा के नाम पे आप ये सोचेंगे कि आप दूसरे दल से भी आप तोड़ सकें, वो संभव नहीं समर्थन ले आए, वो संभव है। नहीं। अगर आप कुछ चर्चा, ऐसा, हाँ, हाँ, तो चर्चा ऐसा तो सर प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, ऐसा इंस्पायरिंग नाम अगर ऑपोज़िशन लाती है, चौंकाती है, तब फिर कोई इसमें आपको कुछ संघर्ष दिख सकता है। अगर नहीं तो फिर आपको ये टाइम पास टाइप ही कोई एक फ़ॉर्मेलिटी, एक लड़ाई। बीजेपी का कैंडिडेट तो, एनडीए का कैंडिडेट तो घोषित हो गया है, लेकिन सर एक बार फिर से अगर बात करें कि रेस में कौन कौन शामिल था, नाम और चर्चा राजनाथ सिंह को लेकर भी खूब चली थी। चर्चा यह भी थी कि हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर किसी महिला कैंडिडेट को आगे करे, और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम बड़ी तेज गति से दिल्ली के गलियारों में गूंज रहा था। क्या वजह रही, या वो सिर्फ महज एक यूं ही चर्चा थी, यूं ही नाम उड़ा दिया गया था? मैंने कहा कि चर्चा अपनी जगह पे, लेकिन धनकर का फैक्टर हमेशा नाम के सिलेक्शन में था कि धनकर फैक्टर हो। तो हाँ। इसीलिए इसमें कहीं दाएँ-बाएँ की गुंजाइश नहीं थी। इसमें पूरी तरह सावधानी के साथ, हाँ। क्योंकि जो भी हो, धनकर एक बीजेपी के लिए झटका है। जो एक नाम आपने खुद जिस नाम को सेलेक्ट किया और बाहर से एक नाम सरप्राइज़ किया, और वो बीच टर्म में आपको रिज़ाइन करके बड़ा अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में चले जाएँ, तो ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप एक बड़ी गलती किए होते हैं और उस गलती को करेक्ट करने का टाइम तभी चल रहा होता है, तो आप हम्म। बहुत ही सेफ खेलते हैं। हम्म। तो इसीलिए कम से कम मैं तो मान रहा था कि सेफ में कुछ ऐसा ही कुछ होगा जिसमें एकदम कंप्लीटली कैडर और कंप्लीटली। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि राजनाथ या मुझे जैसे कहा ना बस। कि 2 नाम जोड़ हाँ। रहे थे, एक साथ एक अध्यक्ष का नाम और एक उपराष्ट्रपति का नाम। तो अब राजनाथ का अगर मैं पर्सनली अगर तो राजनाथ का कभी राष्ट्रपति से ऊपर का, अगर राजनाथ का कभी अभी सोचा भी जाएगा तो राष्ट्रपति के हाँ। लिए सोचा जाएगा। उपराष्ट्रपति अच्छा, के लिए मुझे लगता है कि उसका कद अगर कभी लाया भी जाएगा तो उपराष्ट्रपति से महिला कैंडिडेट का नाम भी बड़ा चला। महिला कैंडिडेट, लेकिन चूँकि राष्ट्रपति ऑलरेडी महिला है। ओके। तो अब 27 में अगर राष्ट्रपति के समय होता तो ये भी थोड़ा-सा, वो भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक हाँ। महिला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पे उसका कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लाभ होता। और आप ये भी देखिए, जो भी आएगा उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति नहीं होता है। हाँ। सिंबलिस्ट तो अपनी जगह पे, उसको राज्यसभा भी चलाना होता है और सरकार को वो भी ध्यान रखना था। आप ये भी आप ध्यान देखिए, सिंबोलिज़्म 1 दिन का मामला है, वोट 1 दिन हम्म। सरकार के लिए हम लोग उसको सिंबोलिज़्म पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन 7 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको फिर लेकिन राज्यसभा है। बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि अगर हम सौम्य, सुशील और बड़े ही मृदुभाषी के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी की छवि है, लेकिन सदन को चलाना बड़ा टेढ़ी खीर साबित होता है, वो भी तब जब आज की तारीख में विपक्ष का संख्या बल पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा है, विपक्ष और ज्यादा मुखर है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के सदन के नेता, या हम बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष ही करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो किस मुखर तरीके के साथ बातों को रखते हैं। कितने मुश्किल होगा सदन की को चलाना, और किस तरह की चुनौतियां आप आगे आने वाले वक्त में देखते हैं राधाकृष्णन जी को लेकर, अगर हम पोस्ट धनखड़ एपिसोड के बाद की चीजों को देखें? देखिए, मेरा जहाँ तक मैंने सदन को बड़ा क्लोज़ली कि जो हाल के सालों में देखा है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ही, देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार के एजेंडा चलता है, वो कोई सरकार यूपीए रहे, एनडीए रहे, कोई भी सरकार रहे। हम्म। सरकार का एजेंडा चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी रहे वो सरकार एजेंडा चलता है और चलवा लेता है, उसमें फिर वो हम्म। वाली बात है।
अब जहां तक आप अगर आप देखेंगे, हमने दो बड़ा क्लोजली, आपने जो, अगर मैं दो का एग्जांपल से अगर देता हूं, धनखड़, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि कई सारे दल से लौट के भी आए थे और कितना बिटर रिलेशन, जिनके साथ कई सारे सालों तक काम दल में किया, तो उनके साथ भी बहुत बिटर रिलेशन रहे। और इससे धनखड़ से पहले आप देखिए वेंकैया नायडू भी थे, पार्टी बीजेपी के थे, बीजेपी प्रेसिडेंट रहे थे, वो भी कैडर के रहे थे। और उनका सदन में देखा था, वो तो ऑलरेडी बीजेपी के थे, कैडर के थे, लेकिन उनका आप देखिए पूरा जब तक कितना मतलब उनका बढ़िया रिलेशन रहा उनका, कभी भी देखिए बिल्कुल कभी भी आपने उनकी उनको नहीं देखा कार्यकुशलता देखी। और जाहिर सी बात है कि लोग वहां पे देखिए तकरार होती है, जौन होता है वो हमेशा होता रहा है, लेकिन आपने कभी भी नायडू को एज अ चेयर कभी भी कंट्रोवर्सी में आते नहीं देखा होगा आपने। तो वो मुझे लगता है कि कई बार, और जो सरकार का सारा एजेंडा भी चला, सब जगह पास भी हुआ, ऐसा तो नहीं कि नहीं चला, या वो विपक्ष को फेवर किया या सरकार को फेवर, उन्होंने सदन चलाई और सरकार का एजेंडा चला, वो भी तब। और आप कह रहे हैं नायडू तब थे जब विपक्ष बहुमत में थी, नंबर्स वाइज में। तो इसीलिए मुझे अभी तक लगता है कि सदन चलाने में कहीं ना कहीं पार्टी का सपोर्ट तो होता ही है, और पार्टी का सपोर्ट नंबर से होता है, तो वो सारा इनके साथ है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल स्किल, इंडिविजुअल आउटरीच का भी बड़ा असर पड़ता है। तो आपको सामने देख लीजिए, एक नायडू रहे हैं, एक उनका आउटरीच देख लीजिए, 5 साल हो रहे, शानदार तरीके से चलाया सदन में, सब जगह आरोप आरोप प्रत्यारोप उसमें भी लगता है, लेकिन कभी भी आपको एक लाइन क्रॉस करते हुए कभी नहीं दिखी होगी आपको। और फिर धनखड़ जी लगातार पहले दिन से दूसरे दिन से वो लगातार, उनका देखा कार्यकाल कैसा रहा, तो वो आप इसीलिए अभी भी नए उपराष्ट्रपति आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी, कोई भी सत्ता, कोई भी विपक्ष नहीं चाहता है कि इस लेवल पे बिटर रिलेशन हो जाए कि आप संवाद न कर सके। तो मैक्सिमम संवाद ये हुआ, तो ये इनका इंडिविजुअल आउटरीच किस तरह से होता है वो अभी देखा जाएगा। तो ये अब तय माना जाए, अगर हम अंक गणित की अगर बात करें, आंकड़ों की अगर बात करें, तो आगामी शीत सत्र में राज्यसभा की आसंदी सीपी राधाकृष्णन संभालने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें अभी अगर ये बिल्कुल उतना ही ये है, और आप भी जान रहे हैं कि अगर ये नहीं जीते तो क्या शीतकालीन सत्र होगा और ये क्या सरकार रहेगी। तो इसीलिए अगर सामान्य शीतकालीन सत्र होता है तो ये उपराष्ट्रपति रहेंगे। चलिए सर, आपकी इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस पर बातचीत करने के लिए। नवभारत टाइम्स की आज के इस वीडियो पर कमेंट कर कर हमें बताइएगा कि क्या कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए। नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी चर्चा आपके साथ पॉलिटॉक को लेकर करते रहेंगे। शुक्रिया सर।